गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूजीसी नेट इकाई 6 के अंतर्गत लगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा को जानेंगे। उसके पश्चात इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं और उसके पश्चात इनके महत्वपूर्ण कथन के बारे में चर्चा करेगी। तो फ्रेंड्स, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष कब का है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी में है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ये उपन्यास है। ये कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास। इसका आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? हर्षचरित्र को। हर्षचरित्र क्या है? हर्षचरित्र एक क्या है? ये काव्य है जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है और इसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र को रचा गया है। यह संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्षचरित्र बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं और ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ये इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है जो कि कथात्मक शैली में लिखा गया है। संपूर्ण उपन्यास कितने उच्छ्वासों में बटा है? 20 उच्छ्वासों में इसको बांटा गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा को। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन के ऐतिहासिक तत्वों पर इन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कादंबरी और रत्नावली से भी इसका संबंध बताया है। कादंबरी क्या है? कादंबरी एक संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है और इसकी रचना मुख्य रूप से बाणभट्ट ने कब की थी? 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए। उतने तक बाणभट्ट की मृत्यु हो जाती है और इस उपन्यास को उनके बेटे भूषण भट्ट ने पूरा किया था। किसको? कादंबरी उपन्यास को। इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। किसका हुआ था? बाणभट्ट की आत्मकथा का। राजकमल प्रकाशन से किया गया तथा नवीन प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1 सितंबर 2010 ईस्वी को इसका जो है नवीन प्रकाशन किया गया था। उसके पश्चात हम बाणभट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण पात्रों को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं? सबसे पहले आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन था? ये जो है प्रधान पात्र है तथा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक है। कौन है? बाणभट्ट। उसके पश्चात हर्ष आते हैं। हर्ष कौन थे? बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे ये। उसके पश्चात आते हैं कुमार कृष्ण वर्धन। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या है ये, जो कि भट्टिनी की सेविका है, जिसका विवाह कांदविक वेश्य के साथ होता है तथा यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। ये एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। कौन है ये? निपुणिका। उसके पश्चात आती है महामाया। फिर आती है भट्टिनी। भट्टिनी कौन है? प्रमुख नारी पात्र है ये भी भट्टिनी। देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। राजश्री, देवपुत्र, तुवर मिलिंद, सुचरिता, अघोर, भैरव आदि इसमें महत्वपूर्ण पात्र लगे हुए। इस उपन्यास में कुल कितने उच्छ्वास है? 20 उच्छ्वास में इसको बांटा गया है। इस उपन्यास में तत्कालीन संस्कृति, धर्म साधना, कला दर्शन, मानवीय राग विराग, आचार विचार का साधना के साथ हर्षकालीन सामाजिक विलासिता, कामुकता, नारी की
अवमानना, अपहरण और क्रय विक्रय, निरीहों पर प्रहार, सुरा सुंदरी का दौर, मिथ्यादर्श, दर्प, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवांछनीय रूढ़िग्रस्तता के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा हुई है। किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल के पूर्व जन्म में विश्वास न रखकर किस पर विश्वास रखते थे? ये भाग्यवाद पर विश्वास रखते थे और धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ गया था। धर्म के साए में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसे था? भोगवादी था और लुटेरे द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति समान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर क्या है? विशेष बल दिया गया था। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है कि विवेक को उन्होंने लोकशास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया था। व्यक्ति को विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। इस उपन्यास की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कुछ विद्वानों ने इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास कहना ज्यादा उचित समझा है। बाणभट्ट की आत्मकथा को उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि इस उपन्यास के उपसंहार में लिखा है कि छोटी छोटी असंगतियां चाहे निकल आवे, पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। उसके पश्चात हम इसके अन्य पात्रों को देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के जो ऐतिहासिक पात्र है, इसमें कौन कौन से हैं ऐतिहासिक पात्र? हर्षोगे, कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री, देवपुत्र मिलिंद, बाणभट्ट आदि। ये कैसे है? ये ऐतिहासिक पात्र है। और उसके पश्चात आते हैं काल्पनिक पात्र। काल्पनिक पात्र कौन कौन से हैं? निपुणिका, माया, भट्टिनी, अघोर, भैरव और सुचरिता। ये जो है काल्पनिक पात्र है। इसमें दो तरह के पात्र है, ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्र। उपन्यास में बाणभट्ट स्थानेश्वर का शासन हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है। कौन? बाणभट्ट किसका रहता है? हर्षवर्धन का। इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इस पंक्ति से होती है। ये पंक्ति कौन सी है? ये है अर्थ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। इस पंक्ति से होती है इस उपन्यास की शुरुआत। इस उपन्यास के उपसंहार में कैथराइन दीदी को क्रोधित होते दिखाया गया है। द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी कहा है। किसको? बाणभट्ट की आत्मकथा को। इस उपन्यास की आत्मकथा की क्या है? फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति का अनुसरण किया गया है इस उपन्यास में। इस उपन्यास में किस्सा गोई शैली को अपनाया गया है। प्रथम उच्छ्वास के समापन पर पाठकों में उत्कंठा बनाए रखने के लिए उपन्यासकार क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि इसके बाद मुझे ऐसी घटना लिखनी है जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इस उपन्यास के आरंभ में ही कथा मुख दिया गया है कि उसे ऑस्ट्रेलिया निवासिनी कैथराइन दीदी का उल्लेख भी इसमें किया गया है। उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ किसको मिले थे? कुछ अंश कैथराइन दीदी को मिले थे, जिनका हिंदी अनुवाद करके उन्होंने ब्योमकेश शास्त्री को दे दिया था। किसने दिया था? ये कैथराइन दीदी ने। वस्तुतः ब्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। किसको कहा इन्होंने? कैथराइन दीदी ने ब्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है। कौन है ये? बाणभट्ट उपन्यास। बाणभट्ट का वास्तविक नाम दक्ष था। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था? दक्ष था तथा नगर नगर जनपद घूमते रहने के कारण इनको क्या कहते थे? बंडवी था ये। बाण प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था ये? जयंत भट्ट का। बचपन में ही मातृ सुख और 14 वर्ष की अवस्था में पितृ सुख से भी वंचित रह गए थे, क्योंकि उसके पश्चात इनके पिता और माता की मृत्यु हो जाती है। अस्थिर चित्त वाला बाण कवि हृदय होने के साथ ही सौंदर्यपाशक भी था ये। बाण की निपुणता, क्योंकि ये निपुणता से
प्रेम करते थे और अंगुली और आंखें विशेष आकर्षक लगती थी इनकी। किसकी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट को बटिनी के सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। किसको दिखाई देती है? बाणभट्ट को, क्योंकि ये बटिनी से प्यार करते हैं। बाणभट्ट निपुणिका से मित्रवत व्यवहार करता है। निपुणिका भी बाणभट्ट को चाहती है, किंतु बटिनी के प्रति वो भक्तिभाव रखता है। बाण की प्रशंसा निपुणिका और बटिनी दोनों करती है, क्योंकि ये दोनों ही बाणभट्ट से प्रेम करती थी। सौंदर्य प्रेमी बाण नारी की पवित्रता, गरिमा, सम्मान को विशेष महत्व देता है। साथ ही बाण के चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता, संघर्षशीलता, पर कातरता, पुरुष और प्रत्युपन्नमति जैसे गुण भी बाणभट्ट में विद्यमान थे। बाणभट्ट निपुणिका के नाटक मंडली छोड़ने से इतना व्यवस्थित हो जाते हैं कि नाटक मंडली ही तोड़ देते हैं। जब निपुणिका नाटक मंडली छोड़ती है तो क्या है, बाणभट्ट को गुस्सा आ जाता है और वो नाटक मंडली ही तोड़ डालते हैं। बाणभट्ट निपुणिका के आग्रह पर बटिनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है और बाणभट्ट ईश्वर पर विश्वास रखने वाले आस्तिक प्राणी है। ये वस्तुतः इस उपन्यास का नायक कौन है? बाणभट्ट है। ये कैसा है? कोरा बाबू कभी नहीं बनना कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। ये उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का डेला नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है और उसके मन में आर्यवर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। बाणभट्ट में बटिनी देवपुत्र तुवर मिलित की अत्यंत रूपवती कन्या है। कौन है? बटिनी, जिसका छोटा राजकुल द्वारा बलात् अपहरण कर लिया गया था। उपन्यास में बटिनी का परिचय इस प्रकार दिया गया है कि विषम समर विजय बलहिक विमर्दन प्रत्यंत पांडव देवपुत्र तुमरमिलिंद की कन्या। बटिनी का पूरा नाम क्या था? चंद्रदिदिति है। इनका बटिनी नाम निपुणिका कर दिया गया था। बटिनी का निपुणिका के द्वारा बाण से संपर्क हो जाता है और वो क्या है, महावराह की राधिका बटिनी भट्ट को अपना अभिभावक मानती है। इसके आचरण में एक स्वाभाविक गंभीरता और औदात्य का भी समावेश हो जाता है। बटिनी नगरहार से पुरुषपुर से जालंधर और फिर जबरन दस्यु के साथ घूमते हुए स्थानेश्वर के छोटे राजकुल में लाई गई थी। निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है, ये जो कि अस्पृश्य जाति की कन्या है और जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ था, जो बड़भुज से सेठ बन गया था। निपुणिका 1 वर्ष के अंदर ही विधवा हो गई थी, क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो जाती है। ससुर वालों की प्रताड़ना से ये जो है घर छोड़ देती है। निपुणिका की बाणभट्ट से पहली मुलाकात उज्जैन के नाटक मंडली में होती है। बाणभट्ट इसे भी नाटक मंडली में शामिल कर लेते हैं। वहाँ पे निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री के रूप में आती है और वह नाटक में बांसबत्ता की भूमिका निभाती है। बाणभट्ट की हंसी को अन्यथा ले निपुणिका नाटक मंडली को छोड़कर चली जाती है। ये निपुणिका अपने हृदय रूपी मंदिर में बाणभट्ट रूपी देवता को स्थापित कर लेती है और निपुणिका से बाणभट्ट की अगली मुलाकात कितने वर्षों के बाद होती है? 6 वर्षों के बाद। कहाँ पे होती है? स्थानेश्वर में होती है, जहाँ पे निपुणिका पान की दुकान चलाती है। एक बार निपुणिका और बटिनी दोनों को गंगा में डूबने से बाणभट्ट बचाता है और निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती है। निपुणिका का एक ही नाम न्योनिया भी है। निपुणिका को ही न्योनिया कहा गया है। निपुणिका और बाणभट्ट दोनों ने मिलकर बटिनी का उद्धार किया है। निपुणिका का संपूर्ण जीवन संघर्ष से घिरा है और वो घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, मंदिर श्री के यहाँ भागी। समाज ने उसे भ्रष्ट समझा, फिर भी उसने अपने को देव मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखा। किसने? निपुणिका ने। इस उपन्यास में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मंदनोत्सव का वर्णन भी किया गया है। इस उत्सव में गणिका चारुसीमता का नृत्य होता है तथा कई देशों के कवि, कलाकार और नर्तक इसमें भाग लेते हैं। कहाँ पे?
मंदिर में मनाए जाने वाले मंडलोत्सव में। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को ये उपदेश दिया है कि पुरानी परंपराओं के मोह को त्यागो और नए विषय, नए काव्य रूप, नई परंपराओं की रचनाओं को प्रश्रय दो, रचनाओं को स्थान दो। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में नारी के प्रति समान भाव, नारी की शक्ति की महिमा, उसके महत्व को समझने के साथ साथ नारी को केवल वासना पूर्ति का साधन मत ना मानकर पवित्र एवं उदात्त भाव रखने की प्रेरणा दी है बाणभट्ट की आत्मकथा में। इस उपन्यास में शैव दर्शन की मान्यताओं की भी महामाया एवं अघोर भैरव के द्वारा दर्शाया गया है। उसके पश्चात हम बाणभट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से कथन लगे हैं। बाणभट्ट निपुणिका बहुत अधिक सुंदर है। कौन कहते हैं ये कहते हैं बाणभट्ट। ये जो है कथन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, बाकी आप खुद ही इसको पढ़ सकते हैं। बाणभट्ट दूसरे भट्टिनी के चारों ओर अनुभव राशि लहरा रही है, ये भी कौन कहते हैं, ये भी बाणभट्ट कहते हैं। मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभाववत शक्ति मानता हूँ, ये कौन कहते हैं, ये भी बाणभट्ट जी कहते हैं। ये सारे कथन किसने कहे, बाणभट्ट ने। तो फ्रेंड्स इसको आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। जितने भी कथन हैं ये मैंने यहाँ पे दी है, इसको आप जो है स्वयं ही पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के बारे में पढ़ा है। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका निष्कर्ष क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से कवियों और साहित्यकारों को यह संदेश दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि पुरानी परंपराओं के मोह को छोड़े, नए विषय, नए काव्य रूप एवं नई परंपराओं को अपनी रचनाओं में स्थान दे, नारी के प्रति सम्मान भाव रखे, नारी की शक्ति, नारी को वासना पूर्ति का साधन ना समझे, उसके प्रति पवित्र उदात्त भाव मन में रखने तथा जन साधारण को सुधारने एवं राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि महत्व देने पर उन्होंने बल दिया है इस उपन्यास में। कौन सा उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा में। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।